आज आपका चैप्टर है मुगल काल। मध्यकालीन इतिहास में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मध्यकालीन इतिहास में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था दिल्ली और भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद आपने लोधी वंश। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि लोधी वंश का समाप्ति के बाद 1526 ईस्वी में जैसे ही इब्राहिम लोधी पराजित होता है बाबर द्वारा, तो एक नए युग की शुरुआत होती है जिसका नाम है आपका मुगल वंश। 1526 ईस्वी में बाबर गद्दी पर बैठता। वास्तव में बाबर का जन्म जो है वो 1483 ईस्वी में हुआ था उज्बेकिस्तान में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के एक सरदार थे। ये 13 वर्ष की अवस्था में अपनी गद्दी पर बैठता है शासक के रूप में बाबर। जब बाबर गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले ये शुरुआत करता है 1540 ईस्वी में काबुल में। जैसे काबुल को जीतता है, इसका तुरंत ध्यान आता है उत्तर भारत की तरफ और ये बढ़ता है। तो उसके बाद ये 1521, 1526, 1527, 1528, 1529 लगातार ये लड़ता है और उसे लड़ने के साथ साथ ये भारत में अपना विस्तार भी करता है। और देखिए किस किस माध्यम से विस्तार करता है। तो सबसे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी के साथ एक युद्ध होता है और इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है। कहते हैं इतिहासकार ये कहते हैं कि 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मुगल के जीतने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि बाबर के पास अच्छी संख्या में तोपें थी और दो प्रमुख उस्ताद थे जो अली और मुस्तफा के नाम से थे। वे अच्छे तोपची थे, तोप चलाने में एक्सपर्ट थे। बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग किया था युद्ध में, जिससे भारतीय लोग अनभिज्ञ थे और उस नीति की वजह से इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई 1526 ईस्वी में। फिर उसके बाद दूसरा होता है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा से युद्ध होता है, राणा सांगा पराजित होता है और कहते हैं कि दूसरे युद्ध में उसने जिहाद का नारा दिया। और जीतने के बाद बाबर जब किसी भी युद्ध को जीतता था तो वो अपने लूट का अधिकतर माल अपने सैनिकों के बीच बांट दिया करता था, जिसकी वजह से इससे सैनिकों बहुत खुश रहा करते थे और इसको भारतीय इतिहास में कलंदर की उपाधि दिया गया है। किसकी? कलंदर की। उसके बाद 1528 ईस्वी में मैदर राय से इसका युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध, जिसमें चंदेरी मैदर राय को पराजित कर देता है। और 1529 ईस्वी में इसका अंतिम युद्ध होता है अफगानों से। अफगानों को पराजित करने के बाद इसका शासन पूर्णतः यहाँ पर स्थापित हो जाता है और 1530 ईस्वी में बीमारी से इसकी मौत हो जाती है। इसने अपनी आत्मकथा लिखवाई थी तुर्की में, जिसका नाम था बाबर नामा। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है और उसका शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी में रहता है। ये कहते हैं कि हुमायूं पूरे जीवन काल में केवल संघर्ष करता रहा और डॉक्टर लेनपुर ने इनके बारे में लिखा है कि एक ऐसा योद्धा जो पूरे जीवन ये संघर्ष करता रहा और लड़खड़ाते हुए शासन बैठा और लड़खड़ाते हुए ही शासन से चला गया। कहते हैं कि इसका पूरा जीवन जैसे गद्दी पर बैठा है, इसको सबसे पहले सामना करना पड़ा अपने भाइयों का, जिसमें प्रमुख रूप से कामरान, हिंदाल और अस्करी थे। उन भाइयों से उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। इससे बड़ा संघर्ष होता है इसका शेरशाह सूरी से। ये शेरशाह सूरी से जो लड़ता है। उसके बाद 1539 ईस्वी में इसका पहला युद्ध था चौसा का युद्ध। चौसे का युद्ध में ये शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है पहले युद्ध में। और कहते हैं कि जब पराजित हो जाता है, अत्यधिक घायल हो जाता है, यह किसी तरह गंगा में कूद करके अपनी जान बचाता है, जहां भिश्ती इसकी रक्षा करता है और उसको नदी के उस पार ले जाता है। और जब वापस दोबारा हुमायूं आता है तो उसको एक दिन के लिए राजा बना देता है। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को अंत में भारत छोड़ना पड़ा था। तब उसके बाद 1540 से लेकर के 1545 तक बिलग्राम के युद्ध के पश्चात ये निवास बाहर की जिंदगी भी जीता है। और 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ये सूचना पहुंचती है तो उसके बाद वहां से हुमायूं पुनः भारत में वापस आता है और 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई लड़ता है, जिसमें ये अफगानों को पराजित करने के बाद दोबारा दिल्ली में इसकी सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और कोई ऐसा सूर्यवंश में शासक नहीं था जो इसका सामना कर सके। और इस समय इसके साथ एक प्रबल, एक वजीर, एक अच्छा योद्धा था बैरम खान। बैरम खान के नेतृत्व में 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई अफगानों को पराजित कर देता है और यह वापस आ जाता है। 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों पर
कि उतरते हुए वहां से फिसल जाता है और गिर करके इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 1540 से लेकर 1545 तक शासन शेरशाह सूरी का रहा है। इसके दौरान शेरशाह सूरी ने कुछ एक ऐसी व्यवस्था किया था इस मात्र 5 वर्षों में, जिसको भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा अच्छा समय माना जाता है। 40 से 45 तक इन्होंने शासन किया था। इसने क्या किया था, शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी। जमीन की इसने नाप अस्थायी रूप से करना शुरू कर दिया था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था, यानी मानक जरीब का प्रयोग करना इसने शुरू किया नाप करने के लिए। पट्टे की शुरुआत करवाई थी। सोने, तांबे, चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रुपया कहा जाता था, और वह रुपया अभी अंग्रेजों के शासन तक भी चलता रहा था। उसके अतिरिक्त इसने सड़कें बनवाई थी जिसे वर्तमान में जीटी रोड कहा जाता है। ये सड़कें बंगाल से लेकर के पेशावर तक फैली हुई थी। इसने बहुत सारे सराय बनवाए, बहुत सारे कुएं खुदवाए, बहुत सारे पेड़ लगवाए। इसने डाक सिस्टम की पद्धति भी शुरुआत कर दिया था, जिसमें घोड़े के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाया करते थे और डाक को पहुंचाया करते थे। और इसके शासन में अत्यधिक अनुशासन था। सेनाएं अत्यधिक अनुशासित रहा करती थी। इसने सरकारी अस्पताल खुलवाए, जिला, परगना, उप परगना आदि बंटवारा डिवाइडेशन किया हुआ था। और इसने कई सारे अधिकारियों का भी अलग अलग तरीकों से नियुक्ति किया था। तो शेरशाह सूरी के शासन काल में जिन जिन चीजों को शेरशाह सूरी ने रखा था, अगले मुगल वंश के शासक अकबर ने उसी पद्धति को अपना करके अपने शासन को आगे बढ़ाया और उस शासन को उसने एक अच्छा शासन डिक्लेयर किया। देखिए अकबर के शासन काल में आप क्या देखते हैं कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल एक शांतिप्रिय शासन था, जिसमें अधिकतर लोगों ने एक शांतिपूर्ण जिंदगी जिया था। 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है। इसका रक्षक रहता है बैरम खान। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें इसने हेमू को पराजित कर देता है और भारत में हिंदुओं का वर्चस्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है और मुगल दिल्ली वापस आ जाती है मुगलों के हाथ में। इसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। उसके बाद क्या नाम है कि 1562 ईस्वी में इसने वैवाहिक पद्धति के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना शुरुआत किया। सबसे पहले 1562 ईस्वी में आमिर के राजा थे जिनका नाम था भरमल। भरमल की पुत्री जोधा से इसने शादी किया और इसके करने के बाद इसका राजपूतों से अच्छा संबंध हो गया, जिसकी वजह से राजपूत इसके पक्ष में आ गए। राजपूतों को इन्होंने उच्च पद पर दिया, अच्छा सम्मान दिया राजपूतों को, जिससे राजपूत हमेशा इसके पक्ष में रहने लगे। उसके बाद उच्च पद प्रदान किया इसने। फिर इसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा का भी इसने बंद करवा दिया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की प्रथा को इसने बंद करवा दिया। जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में इसने समाप्त कर दिया। 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहां पर ये सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठता था और धर्म संबंधित सारी बातों को किया करता था। इसके अतिरिक्त उसने दीन इलाही नामक एक नया संप्रदाय शुरुआत की, जिसमें वो सभी धर्मों की बातों को लेकर के चलता था। ये कहता था कि शरीयत के हिसाब से कोई राज्य नहीं चलेगा। ये जनता के हित के लिए कार्य करता था और इसने अपने शासन काल में लगभग सभी ऐसे विरोधी या विपक्षी या दुश्मन जो इसके विपक्ष में रहा करते थे, सभी को इसने अपने पक्ष में मिला लिया था। इसने क्या किया था, इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिनका ट्रिक है कि अकबर हुकुम से वीर फौजियों ने लिया बंदूक के दान। रहीम बोले मुल्ला बाबा अब तो जाओ मान। ये उसके दरबार में रहने वाले 9 लोग का ट्रिक था। अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हुकुम खान, तानसेन, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें टोडरमल राजस्व का कार्य देखा करता था। इसने आगरा के किले का निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, ये एक ऐसे भारत का निर्माण करके गया था जहां पे सभी धर्मों सर्वधर्म समभाव की भावना चल रही थी। सभी लोग धर्म का एक भावना से रह रहे थे और ये कहते हैं कि ये मुगल काल इस समय अपने वर्चस्व स्थिति में था और इसके शासन काल को आगे बढ़ाया जहांगीर ने। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक गद्दी पे था। वो सलीम, उसका पूर्ण नाम सलीम था, जिसके शासन काल में सबसे जो प्रसिद्ध चीज है कि कला और संस्कृति में ये शासन बहुत ही उच्च स्थिति में रहा। इस युग को कला और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहते हैं कि ये जहांगीर जो है वो प्राकृतिक चीजों को ज्यादा पसंद किया करता था।
इसके दरबार में दो व्यक्ति थे। एक का नाम था उस्ताद मंसूर, जो प्राकृतिक चीजों का एक अच्छा चित्रकार था, और एक थे अबुल हसन, जो कि व्यक्तियों का चित्र बनाया करते थे, भौगोलिक चीजों का चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया करते थे। इसका शासनकाल न्याय के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। इसने एक न्याय की जंजीर लगवा रखी थी, जो कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे से लेकर के आगरा के किले पे लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारी घंटियां लगी हुई रहती थी, और यदि किसी व्यक्ति को कोई न्याय मांगना होता था तो उस घंटी को खींचता था तो वह आवाज करती थी और सीधा अपनी बातें वो किससे कह सकता था, सम्राट से यानी जहांगीर से बातें कर सकता था। वो उसने वही शासन किया, धर्म के बारे में इसका वही विचार रहा जो कि अकबर का रहा, यानी सर्वधर्म समभाव की भावना से ये भी आगे बढ़ता रहा। इसी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। दो प्रमुख व्यक्ति, एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस और एक टॉमस रो, दोनों भी इसी के शासनकाल में भारत आए थे। अब इसकी मृत्यु के बाद जैसे ही 1627 इसकी मृत्यु होती है, फिर इनका पुत्र शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था, 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। अच्छा, जैसे कि आपने जाना कि जहांगीर को स्वर्ण कला का कला और संस्कृत का स्वर्णयुग कहा जाता है, उसी तरीके से जहांगीर के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके शासनकाल में बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया गया, जिसमें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शालीमार बाग, सबसे महत्वपूर्ण है मयूर सिंहासन तख्ते हाउस, जिस पर पहले बैठने वाला व्यक्ति शाहजहां था और सबसे अंतिम बैठने वाला व्यक्ति मुहम्मद शाह था, क्योंकि बाद में इसमें आएगा नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आता है और इसको तख्ते ताश को उठाकर लेके चला जाता है मयूर सिंहासन को। इस समय देखा जाए कि जैसे ही शाहजहां की मृत्यु होती है, शाहजहां का अंतिम समय चलता रहता है। इसके तीन पुत्रों में दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद, इनके चारों पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो जाता है, जिसमें अंतिम विजय औरंगजेब की होती है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को एक कैद में डाल देता है, उसके बाद उस गद्दी पर बैठ जाता है। तब शासन शुरुआत होता है औरंगजेब का 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। जितने इतिहासकार आपने, जितने लोग आपने पढ़ा मुगल काल में, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने जितना सीमा का विस्तार किया था उससे कई ज्यादा सीमा का विस्तार औरंगजेब ने किया। औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने दक्षिण की तरफ ध्यान दिया। इसने क्या किया था, इसकी नीति जो थी वो अभी तक सभी राजाओं की नीति से जस्ट विपरीत था। जैसे इसने भौगोलिक विस्तार करना शुरू किया। विस्तार इसका देखा जाए तो काबुल, पाकिस्तान से बात होता है, और नीचे कावेरी नदी तक इसका पूरा का पूरा विस्तार रहता है। इसने पूरा का पूरा, धर्म के बारे में बात करें तो इसने पूरा का शासन शरीयत के हिसाब से चलाने का प्रयास किया। जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, तीर्थ यात्रा कर फिर से शुरू कर दिया, नवरोज प्रथा को, त्योहार को मनाना इसने बंद करवा दिया, शराब और संगीत को पूर्णतः अपने यहाँ प्रतिबंध लगवा दिया। इसने दान को भी पद्धति को बंद करवा दिया। इसके व्यवहार से राजपूत, जाट और सिख, मराठे सभी धीरे धीरे से नाराज होने लगे। अब इसकी तो देखा जाए तो जैसे इसने राजपूतों को भी नाराज कर दिया था, मारवाड़ों को भी नाराज कर दिया था, मेवाड़ से भी इसके संबंध अच्छे नहीं थे। सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कराने की वजह से इससे सिख वाले भी नाराज थे, जाट बुंदेला पहले से ही नाराज थे। इसके जीवन का अंतिम 25 वर्ष केवल दक्षिण भारत के विस्तार में लग गया था, और कहते हैं कि दक्षिण भारत के विस्तार से इतना थक चुका था ये कि यह इसके अंदर ये क्षमता न रह सकी कि राज्यों का विस्तार कर सके, और 1707 ईस्वी में बीमार पड़ता है और बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत काबुल से लेकर के यहां कावेरी तक फैली हुई थी, 1707 के बाद दिल्ली सिमटने लगती है, और सिमटते 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 दिल्ली मात्र लाल किले तक समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद के जितने भी शासक आए केवल ये नाम मात्र के शासक रहे, इनका कोई भी वर्चस्व नहीं रहा। जैसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है, जो 1707 से शुरुआत होता है, 1857 की क्रांति तक चलता है, लगभग 150 वर्षों तक ये शासन रहा है। अब इसे देखा जाए तो बहादुर शाह जफर को दिनेश साहेब बेखबर, बहादुर शाह प्रथम जिसे साहेब बेखबर कहा जाता है, यद्यपि इतने सहिष्णु नीति अपनाई थी,
इसने संभाजी के पुत्र साहू जी को आजाद कर दिया था, लेकिन ये अपने राज दरबार से इतना ज्यादा बेखबर रहता था कि इसे कुछ नहीं पता होता था दरबार में क्या चल क्या रहा है, इसलिए इसको साहिब बेखबर कहा गया है। 1712 में इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत के बाद जुल्फिकार उसके शासन काल में रहता है। बहादुर शाह तो वह बहुत ही चालाक बुद्धि प्रकृति का आदमी था। उसने ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया जो कि नाम मात्र का शासक था, जिसका नाम था जहादर शाह। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके शासन काल में पूरा का पूरा काल जुल्फिकार खान देखा करता था। और जहादर शाह एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुंवरी। लाल कुंवरी नामक वेश्या के चक्कर प्रेम में पड़ा रहता था और उसका पूरा शासन काल जुल्फिकार देखता था। जुल्फिकार खान का वर्चस्व उच्च स्थिति में रहा। इसी समय दो अन्य व्यक्ति पैदा हुए जिन्हें हम सैयद बंधु कहते हैं। उन्हें भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। क्यों किंग मेकर कहा जाता है? क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आगे के राजाओं का सियासत फिट करते हैं कि कौन शासक बनेगा कौन नहीं बनेगा। इन्होंने ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया और इनके गद्दी पर बैठाने के बाद पूरा दरबार इनके अनुसार चलता था। इन्हें भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। इसके शासनकाल में सईद बंधुओं का वर्चस्व रहा है, जिन्हें सईद हुसैन अली और अब्दुल खान कहा जाता है। इसके शासनकाल में बंदा बहादुर की हत्या हो गई थी। कहते हैं कि फर्रुखसियर की एक बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसे एक अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन ने डॉक्टर ने इसका इलाज कराया था और ये सही हो गया था। तो खुश होकर के इसने अंग्रेजों को एक महीना काटा दिया, जिसके माध्यम से मात्र 3000 रुपए के पर बंगाल में पूर्णतः व्यापार करने की छूट थी। और यही आगे प्लासी युद्ध के युद्ध होने का प्रमुख कारण था। इससे धीरे धीरे पता चलता है कि सैयद बंधु ये धीरे धीरे सैयद बंधुओं से नाराज होने लगता है और ये पता चलता है सैयद बंधु को मरवाने वाला है, तो सैयद बंधु खुद ही इसकी हत्या करवा देते हैं। फिर रफीउद दर्जात और रफीउद दौला दोनों गद्दी बैठते हैं, दोनों की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। फिर अगला व्यक्ति मोहम्मद शाह आता है जो कि सैयद बंधुओं की हत्या कर देता है और इसको युवतियों से अत्यधिक प्रेम रहता है, इसलिए इसको कहा गया रंगीला बादशाह। इसके शासन काल में नादिर शाह भारत आया था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह भारत आया था और 1739 ईस्वी में, और यहाँ से मयूर सियासत और को अपने शहर लेकर गया था। इसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठता है, जो कि भ्रष्ट और पूर्णतः भ्रष्ट था और अयोग्य शासक था। कहते हैं कि इसके शासनकाल में नादिर शाह का वंशज अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया और यहाँ के लोग ये कहना शुरू कर दिए थे कि जो भी है खा पी लो, शरीर में लग जाएगा, अन्यथा अहमद शाह अब्दाली आएगा लूट करके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोगों को यह पता चल चुका था कि इसका शासक जो अहमद शाह है वो पूर्णतः अयोग्य शासक है। आलम की द्वितीय 1744 में गद्दी पर बैठता है। इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। फिर शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। इसके शासनकाल में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जो मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला तीनों एक तरफ रहते हैं और अंग्रेज एक तरफ रहते हैं। कहते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ पर अस्थायी रूप से शासन हो चुका था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और उसके साथ ही साथ शाह आलम को अंधा बना दिया जाता है और ये अंधे शासक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अकबर द्वितीय आता है 10 नंबर पे। अकबर 10 नंबर पे आता है। अच्छा 10 नंबर पे आता है। इसके बाद से भी कहा जाता है कि इसका पेंशन रुक गया था। ये अपने बारे में बात करने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजता है रानी के पास इंग्लैंड, और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर आता है। 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है, जिसका नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर। तो अंग्रेज इससे नाराज हो जाते हैं, इसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जहां 1862 ईस्वी में रंगून में इसकी मौत हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ कुछ ट्रिक दिया हुआ है मुगल काल का, जिसमें शासकों का क्रम देखा जाए तो उ बहु आज सोए, उ से उमर से मिर्जा, ब से बाबर, उ से हुमायूं, फिर अ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, फिर अ से औरंगजेब। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और 1530 में इसकी मौत हो जाती है। अकबर के नौरत्न कौन कौन से? अकबर हुकुम से वीर फौजियों ने लिया बंदूक के तान, रहीम बोले मुल्ला बाबा अब तो जाओ मान। मुगलों का
मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो इसका ट्रिक है कब सी दी आशा और रखा लाज। क से काबुल, ब से बाबर, सी से सिकंदरा, अ से अकबर, दी से दिल्ली, उ से हुमायूं, आ से हो गया आगरा, स से शाहजहां, औरंगजेब का औरंगाबाद और ला से लाहौर में जैसे जहांगीर। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मुगल काल समाप्त हुआ और इसके पूर्व भी आपका पूरा का पूरा मध्य का इतिहास पढ़ाया जा चुका है और इस तरह पूरा इतिहास समाप्त हुआ। धन्यवाद।